इजराइल के पक्के दोस्त कौन कौन हैं? ये युद्ध के इस माहौल में साफ हो रहा है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस, इन देशों ने इजराइल हमास युद्ध में इजराइल के साथ खड़े होने की बात कह दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल इजराइल पहुंचे तो सभी को यही लगा कि वो युद्ध रोकने के लिए आए हैं, लेकिन यहां आकर उन्होंने इजराइल के पक्ष में जो बातें कही उससे फिलिस्तीन, हमास और उनके समर्थकों को गहरा झटका लगा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमास के बर्बर हमलों की निंदा करते हुए इजराइल के पलटवार को सही ठहरा दिया। यही नहीं, अमेरिका ने इजराइल को हर तरह की मदद का भरोसा भी दिलाया है। बहुत से देशों को ऐसा लगता है कि अमेरिका किसी युद्ध को शांत करवाने के मकसद से जाता है, लेकिन अमेरिका का इतिहास कुछ अलग है। इजराइल हमास की इस जंग में अमेरिका समेत अन्य देशों की मौजूदगी का अर्थ इजराइल को सैन्य सहायता मिलना भी है। अगर ये देश इजराइल के समर्थन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि युद्ध आगे बढ़ा तो इजराइल को हथियारों की आपूर्ति भी होती रहेगी। कहने के लिए भले ही ये देश इस युद्ध में इजराइल का साथ देने की बात कर रहे हों, लेकिन अक्सर युद्ध के माहौल में विश्व के ताकतवर देशों का उद्देश्य अपने नए हथियारों की प्रदर्शनी लगाना भी होता है। किन्हीं दो देशों के बीच होने वाला युद्ध अक्सर किसी अन्य देश के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अमेरिका का इतिहास बताता है कि युद्ध उसके लिए सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है। पहला विश्व युद्ध हो या फिर दूसरा विश्व युद्ध, दोनों में ही अमेरिका की कोई सीधी भूमिका नहीं थी। दोनों विश्व युद्ध यूरोप में ही शुरू हुए और मुख्य तौर पर यूरोप में ही लड़े गए। लेकिन इन दोनों विश्व युद्ध की वजह से अगर किसी देश को सबसे ज्यादा फायदा हुआ तो वो है अमेरिका। दोनों विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में अमेरिका ने खुद को न्यूट्रल रखा, यानी तटस्थ रखा। ऐसा बोलकर वो विश्व युद्ध में नहीं उतरा, लेकिन विश्व युद्ध लड़ रहे दोनों पक्षों को उसने खुलकर हथियार बेचे। यूरोप के विकसित देश अमेरिका से हथियार खरीद रहे थे और उन हथियारों से युद्ध लड़कर खुद को आर्थिक और सैन्य रूप से लगातार कमजोर भी कर रहे थे। इसका नतीजा यह रहा कि वर्ष 1950 आते आते दुनिया की सत्ता का केंद्र, वर्ल्ड ऑर्डर, पश्चिमी यूरोप से हटकर अमेरिका की ओर चला गया। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति बन गया था। आज अगर अमेरिका को दुनिया एक महाशक्ति मानता है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण दुनिया भर में होने वाले युद्ध और उसके हथियारों का व्यापार है। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर अब तक अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बने रहने में कामयाब रहा है। दूसरा विश्व युद्ध वर्ष 1945 में खत्म हो गया था, लेकिन इससे पहले कि शांति स्थापित हो पाती, दुनिया में एक नया युद्ध शुरू हो गया जिसे शीत युद्ध कहा गया। शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर। शीत युद्ध में सीधे तौर पर जंग नहीं हुई, लेकिन कई देशों ने अपनी सैन्य शक्ति को एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर बनाने में ही अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2018 से 2022 के बीच अमेरिका इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश था। वर्ष 2013 से 2017 के बीच में अमेरिका की पूरी दुनिया के हथियार व्यापार में हिस्सेदारी 33% थी। वर्ष 2018 से 2022 के बीच में अमेरिका की यह हिस्सेदारी बढ़कर 40% हो गई थी। इससे साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर अजरबैजान अर्मेनिया युद्ध, अमेरिका के लिए यह फायदे का सौदा ही रहा है। सिप्री की इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1950 से लगातार अमेरिका ही पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक रहा है। अब भी भले ही अमेरिका शांति स्थापित करने का दावा करता हो, लेकिन विश्व पर युद्ध का खतरा जितने लंबे समय तक मंडराता रहता है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था उतनी ही ज्यादा ताकतवर होती जाती है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने भले ही यूक्रेन को बड़ी मात्रा में हथियार मदद के तौर पर दिए हों, लेकिन इस युद्ध की वजह से यूरोप तनाव में है। जैसे जैसे यूरोप में युद्ध का तनाव बढ़ेगा, यूरोपीय देश अमेरिका के आधुनिक हथियार खरीदने की होड़ में लगे रहेंगे। इस समय यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड बड़े पैमाने पर अमेरिका के हथियार खरीद रहा है। पोलैंड को डर है कि रूस यूक्रेन के बाद आगे चलकर उन पर भी हमला कर सकता है। युद्ध के इस डर की वजह से पोलैंड अमेरिका से हथियार खरीद रहा है।
रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से पोलैंड ने अमेरिका से लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदे हैं। इसमें लॉकहीड मार्टिन के हिमार्स और हेलफायर मिसाइल सिस्टम, बोइंग के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, अब्राम्स टैंक्स और F-35 फाइटर जेट जैसे आधुनिक हथियार खरीदे। पूर्वी यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से डर का माहौल है। तनाव इतना ज्यादा है कि अमेरिका इन देशों की हथियारों की बढ़ती डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा। पोलैंड जैसे देश हथियारों की जरूरत पूरी करने के लिए साउथ कोरिया और टर्की जैसे देशों की ओर रुख करने लगे हैं। वर्ष 2022 में पोलैंड साउथ कोरिया से 1,10,000 करोड़ रुपए के हथियार की डील कर चुका है। साथ ही पोलैंड 1000 टैंक, 8 फाइटर जेट, 672 होवित्जर आर्टिलरी वेपन खरीद रहा है। हथियारों के इस बाजार में टर्की एक नया खिलाड़ी है। पिछले कुछ वर्षों में इसने विश्व के लगभग 30 देशों को मिलिट्री ड्रोन्स बेचे हैं। इनमें लिबिया, सीरिया, इथियोपिया और अजरबैजान जैसे देश शामिल हैं। यही नहीं, चीन और ताइवान के बीच बढ़ता तनाव भी अमेरिका के लिए हथियारों का बाजार बन गया है। ताइवान भी अमेरिका से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीद रहा है। पिछले 12 दिनों से चल रहे इजराइल हमास युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में भी हथियार खरीदने की रेस शुरू हो गई। मिडिल ईस्ट के देशों को डर है कि इजराइल हमास युद्ध का असर आने वाले समय में उनके देशों पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से वो युद्ध की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वर्ष 1950 से लेकर 2020 तक सऊदी अरब अमेरिकी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार था। पिछले 70 वर्षों में सऊदी अरब अमेरिका से 13.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार खरीद चुका है। आने वाले वक्त में ये और ज्यादा हथियार खरीद सकता है। अमेरिका की हथियार बनाने वाली प्राइवेट कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने ही पिछले 2 वर्षों में अकेले ही 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के फाइटर जेट के सौदे किए हैं। लॉकहीड मार्टिन ने ये सौदे स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीस, चेक रिपब्लिक, कनाडा और साउथ कोरिया के साथ किए। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में पूरी दुनिया का सैन्य बजट $2.2 ट्रिलियन यानी करीब 183 लाख करोड़ रुपए का था। आप समझ सकते हैं कि युद्ध के खतरों के बीच दुनिया भर के देश अपनी सुरक्षा के लिए कितने चिंतित हैं, और इस चिंता का फायदा उन्हें होता है जो हथियार बनाते हैं, और इस बाजार का सबसे बड़ा व्यापारी अमेरिका है। इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल ने गाजा पट्टी पर शुरुआती 6 दिनों में 6000 रॉकेट दागे थे। करीब करीब इतने ही रॉकेट अमेरिका ने 1 वर्ष के अंदर अफगानिस्तान पर दागे थे। यानी अमेरिका ने जितने रॉकेट 1 साल में दागे, उतने रॉकेट इजराइल ने युद्ध के शुरुआती 6 दिनों में ही चला दिए। इससे पता चलता है कि इजराइल के पास हथियारों की कमी नहीं है, और अब अमेरिका ये सुनिश्चित कर रहा है कि इजराइल अपने हमले ना रोके। इससे फायदा शायद अमेरिका का ही होगा। यूक्रेन युद्ध में पूरी दुनिया ने देखा कि रूस ने कैसे रोजाना यूक्रेन की राजधानी कीव पर दर्जनों रॉकेट और मिसाइल दागे। 7 अक्टूबर को हमास ने भी 5000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे थे। पूरी दुनिया ने इजराइल के आयरन डोम को ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही निष्क्रिय करते देखा था। यूरोप में सभी देशों में मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाने की होड़ लगी हुई है। जर्मनी से लेकर फिनलैंड जैसे देश इजरायली कंपनी के मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं। यह विडंबना ही है कि जो अरब देश इजराइल के विरोध में खड़े हैं, उन्हें भी अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल से डिफेंस सिस्टम खरीदने में कोई परहेज नहीं है। वर्ष 2022 में इजराइल ने अरब देशों को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार बेचे थे। खरीदारों में यूएई भी है, जिसने इजराइल से बराक 8 मिसाइल सिस्टम खरीदा है। मोरक्को भी इजराइल से बराक 8 मिसाइल खरीद रहा है। यानी एक तरह से मिडिल ईस्ट के देश फिलिस्तीन और हमास के समर्थन के नाम पर कैमरे के आगे कुछ और हैं और कैमरे के पीछे कुछ और। वो दुनिया के सामने आकर इजराइल के हमलों का विरोध तो करते हैं, उसके घातक हथियारों का विरोध भी करते हैं, लेकिन यही देश इजराइल से उसके हथियार भी खरीदते हैं, यानी व्यापारिक रिश्ते बनाए रखते हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की एक बैठक बुलाई गई।
सऊदी अरब के जेदा में हो रही इस बैठक में पहुंचे ईरान ने गाजा पट्टी पर हो रहे इजरायली हमलों को देखते हुए संगठन से उस पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। ईरान की मांग थी कि ओआईसी इजरायल के साथ तेल समेत हर तरह का व्यापार बंद कर दे। यही नहीं, ईरान चाहता था कि ओआईसी इजरायल के राजदूतों को भी अपने देश से निकाल दे। दरअसल गाजा पट्टी में परसों रात अस्पताल पर हुए रॉकेट अटैक को लेकर ओआईसी की आपात बैठक बुलाई गई थी। हमास और ईरान समेत कुछ देश इस हमले के लिए इजरायल को दोषी ठहराने लगे थे। हालांकि इजरायल ने इससे जुड़े सबूत पेश करके ये साबित किया कि अस्पताल पर हुआ हमला हमास के ही सहयोगी आतंकी संगठन पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद ने करवाया था। हालांकि इजरायल के हमलों और अस्पताल में हुए हमलों को लेकर ओआईसी के देशों में चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से ये बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में गाजा पट्टी पर होने वाले इजरायल के हमलों की निंदा की गई। 57 देशों के इस समूह ने अस्पताल पर हुए हमले को युद्ध अपराध बताया। ओआईसी ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व से इस युद्ध को खत्म करवाने की पहल करने की अपील की। हालांकि जिस तरह से ईरान ने इजरायल के खिलाफ माहौल बनाने और प्रतिबंध लगवाने की कोशिश की, वो कोशिश पूरी तरह से फ्लॉप रही। ओआईसी ने इजरायल पर किसी तरह के प्रतिबंध लगाने की अपील को नकार दिया। यही नहीं, ईरान की इजरायल को तेल ना बेचने वाली अपील को भी ओआईसी ने खारिज कर दिया। फिलिस्तीन और हमास समर्थक ईरान और टर्की हर मंच पर इजरायल के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चाबंदी कर रहे हैं। ईरान और टर्की जैसे देशों को उम्मीद थी कि ओआईसी में अगर इजरायल के खिलाफ वो माहौल बना लेंगे तो दुनिया में वो बड़े कदम उठाने में कामयाब होंगे। लेकिन ईरान और टर्की की ये कोशिश नाकाम हो गई। देखा जाए तो इस्लामी आतंकी संगठन हमास ईरान की मदद से ही इजरायल के खिलाफ जंग लड़ रहा है। यही नहीं, लेबनान से हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन को भी ईरान मदद कर रहा है। हमास का इजरायल पर हमला जमीन की जंग से ज्यादा धर्म युद्ध नजर आया। हमास ने इजरायल में घुसकर यहूदी नागरिकों को चुन चुनकर निशाना बनाया था। अब जब इजरायल गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है तो ईरान और टर्की जैसे देश इन हमलों को मुसलमानों के खिलाफ हमला बताकर दुनिया के मुस्लिम देशों को भड़का रहे हैं। जबकि ये बात जग जाहिर हो रही है कि हमास को ईरान आर्थिक मदद पहुंचा रहा है। एक तरफ ईरान इजरायल को कूटनीतिक युद्ध में हराने के लिए इस्लामिक मंचों पर जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल के समर्थन में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इजरायल का दौरा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने इजरायल का दौरा किया है। आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इजरायल पहुंचे। बाइडेन की तरह ही ऋषि सुनक ने इस युद्ध में इजरायल के साथ खड़े होने की बात कही है। I know that you are taking every precaution to avoid harming civilians, in direct contrast to the terrorists of Hamas, which seek to put civilians in harm's way. But I also want to thank you for the support that your government has given to the families of British nationals caught up in this horror, including your efforts to release the hostages, secure their release, and I know that we will continue to cooperate, particularly with regard to the British nationals that are involved. You describe this as Israel's darkest hour. Well, then it's for me to say I'm proud to stand here with you in Israel's darkest hour. As your friend, we will stand with you in solidarity, we will stand with your people, and we also want you to win. Thank you. Z News.